बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान कई बड़े संदेश देता दिखा। पटना से दिल्ली पर नजर गड़ाई गई, लेकिन जिस लखनऊ जंक्शन के जरिए दिल्ली तक का सफर तय किया जाता है, उससे पहले कई हॉल्ट आते दिख रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कब्जे की कोशिशों को कई अवरोधों का सामना करना पड़ा है। एक तरफ पटना के विपक्षी एकता वाले मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पटना का संदेश देते दिखे। उन्होंने कहा कि पटना का यही संदेश है कि हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब मिलकर देश को बचाने का कार्य करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव जिस समय यह दावा कर रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता का मसला हल होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष कई धड़ों में बटा दिखता है। अखिलेश के साथ यूपी चुनाव 2022 के समय से कंधा मिलाकर काम कर रहे जयंत चौधरी भी अलग राजनीतिक गोटी चलते दिख रहे हैं। विपक्षी दलों की एकता वाली बैठक में जयंत चौधरी के पत्र वाली राजनीति को लेकर यही कहा जा रहा है कि विपक्ष की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही। चिट्ठी में उन्होंने पूर्व निर्धारित पारिवारिक कारणों से बैठक में शामिल न होने की बात दोहराई। पत्र में उन्होंने देश में चल रही भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने अपने पत्र में लिखा कि देश में आज के समय में अधिनायकवादी और सांप्रदायिक शक्ति जिस तरह से लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के लिए खतरा पैदा कर रही है, उसे देखते हुए विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। जयंत चौधरी ने लिखा कि देश की अहम समस्याओं और चुनौतियों पर संवाद कर समूचा विपक्ष जनता के सामने एक दूरगामी व्यवहारिक योजना प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे हम मिलकर युवा, महिलाएं, किसान और वंचित समाज की आकांक्षाओं और विश्वास के साथ देश में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। जयंत ने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास है यह बैठक विपक्षी एकता की राह में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को सपा ने समर्थन देकर राज्यसभा तक पहुंचाया, लेकिन यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 के बाद से दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चा है। चर्चा यह भी है कि पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी के साथ चलने में जयंत चौधरी निकाय चुनाव के बाद से ही सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके प्रत्याशियों के आगे सपा के प्रत्याशी आने के बाद से दोनों के बीच रिश्तों की खटास विपक्षी एकता गठबंधन तक नजर आ रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत ने अब तक भले ही अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी का प्रदेश नेतृत्व लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। रालोद मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। जाटलैंड की सभी सीटों पर पार्टी लगातार अपने अभियान चला रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही पटना में विपक्षी एकता के मंच पर नजर आए, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस को दिल बड़ा करने की सलाह वे लगातार देते रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति ने अलग माहौल बनाया है। कांग्रेस ने यूपी में पूरी ताकत झोंकने का फैसला लिया तो अखिलेश यादव उससे अलग राह ले सकते हैं। मायावती पहले ही अपनी राह अलग करती दिख रही हैं। ऐसे में विपक्ष कई दलों में बंटकर यूपी के चुनावी मैदान में जो आजमाइश करता दिखेगा। जयंत की राजनीतिक धार इसी का संदेश देती दिख रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री गोविंद सिंह के गांव में दलितों के घर पर चला बुलडोजर सियासत की सरगर्मी को बढ़ा रहा है। मामले में दिग्विजय सिंह के बाद अब मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। दलितों के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मायावती ने शिवराज सरकार को घेरा और ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार की विध्वंसकारी द्वेषपूर्ण बुलडोजर राजनीति लोगों के घर और स्कूल तोड़ते तोड़ते अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने गरीबों के मकान भी तोड़ने लगी, जो अति निंदनीय है। इसी क्रम में सागर जिले में पीएम योजना के तहत बने 7 दलित परिवारों के घरों का ध्वंस शर्मनाक है। बता दें कि एमपी के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी के रायपुरा गांव में दलितों के घर पर चले बुलडोजर मामले में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह घटनास्थल पर ही धरने पर बैठ गए, जिस वजह से मामले ने और तूल पकड़ लिया और अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हस्तक्षेप करते हुए शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। मायावती के इस हमले से पहले दिग्विजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और काफी देर तक बातचीत की, जिसके बाद वो पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं दिग्विजय सिंह के धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते हुए एसपी कलेक्टर तुरंत मौके पर पहुंचे और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने पीड़ितों को आवासीय पट्टा देने, नए सिरे से मकान बनवाने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मांग के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को निशाने पर लिया। वीडियो में पूर्व सीएम ने कहा कि जब मंत्री गोविंद सिंह के भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह को मेरे रायपुरा गांव पहुंचने की जानकारी मिली तो उन्होंने गांव पहुंचकर लोगों को धमकाकर जबरन वीडियो बनवाया।
वहीं दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर गोविंद सिंह राजपूत ने जवाब देते हुए कहा कि आप वरिष्ठ नेता हैं और इतनी हल्की और झूठी बात लिखना शोभा नहीं देता। गौरतलब है कि बुधवार को रायपुरा गांव में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची, जहां प्रशासन ने 16 दलित परिवारों को बिना बताए उनके मकान गिरा दिए। ये दलित परिवार करीब 50 साल से ज्यादा वक्त से इस जगह पर काबिज था और 16 में से 6 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, जिसके तहत वो अपने आवास का निर्माण भी कर रहे थे। लेकिन बुधवार शाम को पहुंची टीम ने दलित परिवार को अपने सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया और उनके घरों को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से मामले में सियासत गर्मा गई है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर शुक्रवार को ही देश भर के तमाम विपक्षी दलों की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आरजेडी सुप्रीमो ने सबसे आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, मगर उनका संबोधन सबसे मजेदार और प्रभावी रहा। लालू यादव महीनों बाद अपने पुराने फॉर्म में दिखे। बोलना शुरू करते उन्होंने सबसे पहले कहा कि बहुत दिनों बाद आपके सामने आए हैं, अब हम पूरी तरह फिट हैं। आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। लालू यादव ने पहले की तरह अपने चुटकीले अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर चंदन की लकड़ी बांट रहे हैं। ये वही देश है जिसने गुजरात दंगे के बाद मोदी शाह को आने से मना कर दिया। आज भारत टूट की कगार पर खड़ा है। भिंडी 60 रुपए किलो हो गई है, आटा दाल चावल के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी चरम पर है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। अमेरिका में जाके जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना कोई आदमी, कोई टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए और ये जाने लगे। लालू यादव ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए भी कहा कि ये लोग हिंदू मुस्लिम का नारा देकर हनुमान जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। कर्नाटक में हनुमान जी ने गदा मार दिया और राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। हनुमान जी अब हम लोगों के साथ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जाना तय है, मोदी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिलीगुड़ी के डाबग्राम स्थित बीजेपी कार्यालय में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। बीजेपी का यह कार्यालय सिलीगुड़ी के डाबग्राम इलाके में बना हुआ था। बदमाशों ने इतनी बुरी तरह से आग लगाई कि पूरा सामान जलकर खाक हो गया। यह घटना देर रात लगभग 1:45 पर हुई। हालांकि तड़के 3 बजे आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना पर पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक ममता बनर्जी सत्ता में है। टीएमसी या ममता को वोट न देना ही एकमात्र उपाय है। फर्स्ट फेज में 22 कंपनी का जो तैनात हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कंपनी का सीओ का नाम और नंबर मिल गया। उस एरिया में इसका बाद जो पीएस एरिया में डिप्लॉयमेंट होगा, उसका सीओ का नाम और नंबर मिल जाएगा आम आदमी का पास।
सब प्रार्थी सब पॉलिटिकल पार्टी के पास। कुछ होगा तो थानादार का साथ साथ सीओ का पास भी हम लोग कंप्लेंट करेगा। सीओ को कार्रवाई करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रिक्विजिशन है, डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। ये हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, उसका जो खंडपीठ है, उसका ऑर्डर से हुआ है। इसको कोर्ट ऑर्डर डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसलिए एक भी वायलेंस में जीरो टॉलरेंस, ये देखने का काम सेंट्रल फोर्स का है। हर कंपनी का सीओ को कंप्लेंट मिलते ही तुरंत रेस्पॉन्स करना चाहिए, और रेस्पॉन्स में रुकावट डालेगा जो, उसका बाद तो कोर्ट है, रुकावट करेगा, इंसिडेंट होगा तो हम लोग कोर्ट में जाकर बोले, हम लोग को तो ये स्कोप है। गौरतलब है, पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। सरकार हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रही है।